तो अभी हम लोग ये वाली वीडियो में बात करने वाले करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट के बारे में। हमें पता है जो ट्रैक्शन होता है, ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ किसी भी व्हीकल को ड्राइव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक्शन। जैसे कि डीजल के थ्रू अगर हम लोग चला रहे हैं तो डीजल ट्रैक्शन, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक के थ्रू अगर हम लोग किसी व्हीकल को चला रहे, किसी ट्रेन को चला रहे तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। स्टीम के थ्रू अगर हम लोग किसी मशीन किसी व्हीकल को चला रहे तो उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे स्टीम ट्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम लोग ट्रेन को किसके थ्रू चला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चला रहे हैं। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे हमें क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट। अभी यहाँ पर ये जो करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट है, करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट के कुछ टाइप होते हैं। करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट को हम लोग करंट कलेक्टिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टाइप ऑफ करंट कलेक्शन, राइट, तो करंट को किस तरीके से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है कंडक्टर रेल सिस्टम, जिसे हम लोग थर्ड रेल सिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है ओवरहेड सिस्टम। अभी हम लोग जो 25 kV पे जो हम लोग ट्रेन को जो ऑपरेट करते हैं, 25,000 जो AC वोल्टेज होता है, वो जो होता है वो हमारा बेसिकली ओवरहेड सिस्टम होता है। जिसमें होता क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर होता है कॉन्टैक्ट वायर के थ्रू 25 kV वोल्टेज का बेसिकली फ्लो हो रहा होता है। और हमारा जो पेंटोग्राफ होता है जो कि करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट होता है ट्रेन में, जो कि ट्रेन के ऊपर लगा होता है रूफ पर, वो क्या करता है, करंट को कलेक्ट कर रहा होता है और ट्रेन को करंट को कलेक्ट करता है और वो करंट को कहाँ पर भेजता है, मेन ट्रांसफार्मर में भेजता है। और वो मेन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई करता है और जो बाकी के जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स है उससे सप्लाई करता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंडक्टर रेल सिस्टम के बारे में, जिसे थर्ड रेल सिस्टम भी बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अबाउट कंडक्टर रेल सिस्टम, कंडक्टर रेल सिस्टम को हम लोग बेसिकली थर्ड रेल सिस्टम भी बोलते हैं, राइट। तो कंडक्टर रेल सिस्टम को हम लोग थर्ड रेल सिस्टम भी बोलते हैं। और ये जो थर्ड रेल होता है, ये जो थर्ड रेल होती है वो क्या करती है, बेसिकली करंट को कलेक्ट करती है। अब ये सबसे पहले यहाँ पर हमें पता होना चाहिए रेल का मतलब क्या होता है। जो रेल होता है उसके ऊपर हमारे ट्रेन की बोगी जो होती है वो कांटेक्ट में होती है, या फिर बोल सकते हैं जो रेल होता है वो एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा पार्ट होता है ट्रैक का जिसके ऊपर ट्रेन का व्हील आता है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने फिगर कंसिडर किया, यहाँ पर ये है रेल, यहाँ पर ये हमने रेल कंसिडर किया है। कुछ इस तरीके से ये रेल है जिसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे रनिंग रेल। और ये रनिंग रेल के ऊपर क्या होगा, दोनों ट्रेन के व्हील आएंगे, राइट। तो यहाँ पर ये हमने रनिंग रेल कंसिडर किया। और ये रनिंग रेल के बाजू हमने एक रेल बना दिया, और ये जो रेल होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं थर्ड रेल। अब यहाँ पर ये जो थर्ड रेल होता है, थर्ड रेल में हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर को रख देते हैं, राइट। मतलब हम लोग एक इलेक्ट्रिसिटी के वायर को रख देते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर होता है वो किसके कांटेक्ट में होता है, ट्रेन के कांटेक्ट में होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ये है ट्रेन, यहाँ पर ये है ट्रेन के हमने व्हील कंसिडर किया। यहाँ से हम लोग ट्रेन में से कुछ इस तरीके से वायर निकालते हैं, और ये जो वायर होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये है क्या, ये है बेसिकली कलेक्टर। जैसे कि पेंटोग्राफ कैसा होता है, एक तरीके से करंट को कलेक्ट करता है, वैसा यहाँ पर ये हमने कलेक्टर कंसीडर किया है। और यहाँ पर ये जो कलेक्टर हमने कंसीडर किया है, कलेक्टर शू एक्ट एज अ पेंटोग्राफ एंड हैज स्प्रिंग। जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर ये कलेक्टर शू है जो कि बेसिकली पेंटोग्राफ के तौर पर पेंटोग्राफ के तरह काम करता है। और इसमें बेसिकली स्प्रिंग भी होती है, ये फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि जब ट्रेन चलेगी तो ऐसे कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये रीज़न की वजह से इसको हम लोग बेसिकली फ्लेक्सिबल रखते हैं। ये वाली फिगर कंसिडर कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये वाली फिगर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाली फिगर कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये थर्ड रेल, और ये थर्ड रेल में इमेजिन हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो थर्ड रेल है इसमें हमने क्या बिछा दी, OHE बिछा दी, और वो OHE के साथ ट्रेन का एक कुछ पेंटोग्राफ जैसा पार्ट होगा जो कि वो OHE के कांटेक्ट में होगा। यहाँ पर हमने जो OHE जो बिछाई उसके कांटेक्ट में होगा, जस्ट एज एन एग्जांपल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो टेक्निकली अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने थर्ड रेल कंसीडर किया, और थर्ड रेल में हम लोग एक कंडक्टर को डाल देते हैं, और वो जो कंडक्टर होता है उसमें से करंट फ्लो हो रहा था, और वो जो करंट होता है वो बेसिकली DC करंट होता है, राइट। 750 वोल्ट DC होता है, और वो DC करंट जो होता है वो हम लोग ट्रेन को सप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर ये थर्ड रेल के कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो थर्ड रेल में जो कंडक्टर होता है पॉजिटिव वायर के तौर पर काम करता है, कंडक्टर रेल फॉर करंट कलेक्शन। जैसे हमने बात किया, यहाँ पर इसके अंदर कुछ इस तरीके से कंडक्टर रेल लगा होता है जो कि करंट को सप्लाई करता है, राइट। यहाँ पर ये हमने कुछ इस तरीके से इंसुलेटर वुडन प्रोटेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये जो रनिंग रेल और ये जो थर्ड रेल है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0.3 से 0.4 मीटर होता है, राइट। ये वाली फिगर भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कुछ इस तरीके से कंडक्टर रेल बना दिया। ये है क्या, ये है बेसिकली हमारी कंडक्टर रेल,
ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, ये है क्या, ये है कंडक्टर की रेल। कंडक्टर रेल हम लोग बोल सकते हैं जिसमें से करंट फ्लो होगा, डीसी करंट फ्लो होगा। अब ये कंडक्टर रेल के कांटेक्ट में क्या है, कलेक्टर शू है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कलेक्टर शू। और ये कलेक्टर शू ट्रेन से जाके लगा है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो कलेक्टर शू हमें जो दिखाई दे रहा है किससे जाके लगा है, ट्रेन से जाके लगा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो कलेक्टर शू है कंडक्टर रेल के कांटेक्ट में, राइट, जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ेगी तो ऐसे केस में जो कलेक्टर शू होगा वो करंट को कैरी करेगा और ट्रेन को सप्लाई करेगा, राइट। हम लोग बोल सकते हैं जो कलेक्टर शू हमें जो दिखाई दे रहा है एक तरीके से पैंटोग्राफ हम लोग बोल सकते हैं, राइट। और यहाँ पर ये हमने कंडक्टर रेल लगा दिया, तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं थर्ड रेल सिस्टम। ट्रेन की जो पटरी होती है उसके बाजू में हम लोग एक कंडक्टर रेल बिछा देते हैं और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं थर्ड रेल सिस्टम। अबाउट कंडक्टर रेल सिस्टम ऑल्सो नोन एज थर्ड रेल सिस्टम। ये जो थर्ड रेल है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को क्या करती है, कैरी करती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें थर्ड रेल के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, यही रीज़न की वजह से इसको हम लोग यूज़ नहीं करते, राइट। और एडवांटेजेस भी होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें थर्ड रेल के जो एप्लीकेशंस होते हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि हैज़ लेस एप्लीकेशन बिकॉज एट हायर स्पीड। ये थर्ड रेल के जो यूज़ होते हैं, जैसे कि मैंने बोला जो थर्ड रेल है इसका जो यूज़ होता है अभी के ज़माने में बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि थर्ड रेल में हम लोग डीसी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और हायर स्पीड पे जो थर्ड रेल सिस्टम होता है एप्लीकेबल नहीं होता। Problem arises while current collection like sparking losses. It is rigid body and chances of damage is more due to less flexibility. Chances of electric shock as it is installed on the ground. तो यहाँ से हमने क्या समझा, ये जो थर्ड रेल है इसका जो एप्लीकेशन होता है वो कम होता है, लिमिटेड एप्लीकेशन होता है, बहुत कम इसको हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें हायर स्पीड में ये थर्ड रेल में स्पार्किंग होने के चांसेस है, लॉसेस होने के चांसेस है। दूसरा अगर हम लोग देखें जो थर्ड रेल है इसमें कोई ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कैंटिलीवर की तरह, ये एक तरीके से रिजिड सिस्टम होता है। रिजिड सिस्टम होने की वजह से, रिजिड बॉडी होने की वजह से जो डैमेज के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं लेस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो थर्ड रेल है इसको हमने ग्राउंड पे बिछाया है तो यहाँ से हमें करंट लगने के भी चांसेस है। इन केस अगर कोई मेंटेनेंस स्टाफ ये थर्ड रेल के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो उससे बहुत अच्छा सा इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, अच्छा खासा। और ये रीज़न हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा सेफ़र नहीं है, इसमें सेफ्टी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं और ये डेंजरस है, राइट। अभी एडवांटेजेस अगर हम लोग देखें थर्ड रेल सिस्टम के, ये कॉम्पैक्ट होता है ओएचई सिस्टम के कंपैरिजन में। इसको हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लोग टनल में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत कम स्पेस लेता है और इसका जो कॉस्ट होता है वो भी कम होता है, राइट। तो इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं थर्ड रेल सिस्टम के, बट एडवांटेजेस होने के बाद भी इसको हम लोग यूज़ नहीं करते। बट क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये बेसिकली डीसी सिस्टम है थर्ड रेल सिस्टम, और डीसी में अगर हम लोग देखें लॉसेस ज़्यादा होता है और ये कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हद तक के मतलब सूटेबल नहीं होता। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओवरहेड सिस्टम में, अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमने थर्ड रेल सिस्टम के बारे में बात किया। अभी हमारे पास ओवरहेड सिस्टम होता है करंट को कलेक्ट करने का। ओवरहेड सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, करंट कलेक्ट हम लोग जैसे कि हमने बात किया जो ओएचई होती है उसके थ्रू हम लोग करंट को कलेक्ट करते हैं, राइट। और ओवरहेड सिस्टम में ट्रेन के हेड के ऊपर बेसिकली करंट कलेक्टिंग डिवाइस लगा होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ दो तरीके का होता है, पहला होता है डायमंड टाइप, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से पुरानी ट्रेनों में डायमंड टाइप का पेंटोग्राफ लगा होता था, तो ये हमारा डायमंड टाइप पेंटोग्राफ है। और दूसरा जो पेंटोग्राफ है वो फाइव एली टाइप पेंटोग्राफ है जो कि बेसिकली मॉडर्न ट्रेन्स में लगा होता है। तो ये है बेसिकली फाइव एली टाइप पेंटोग्राफ, राइट। तो यहाँ पर ये जो फाइव एली टाइप पेंटोग्राफ है इसके ज़्यादा यूजेस होते हैं क्योंकि ये बेसिकली इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सिंपल होता है और इसका वेट भी कम होता है, एरोडायनेमिक इसका शेप होता है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें बो कलेक्टर होता है, ये बेसिकली ट्रामवे में हम लोग यूज़ करते हैं। बो कलेक्टर भी एक तरीके से मतलब ओवरहेड करंट कलेक्टर होता है। फिर ट्रॉली कलेक्टर है, ये भी ओवरहेड करंट कलेक्टर होता है। बट ट्रेन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास डायमंड टाइप और फाइव एली टाइप है हमारे पास। डायमंड टाइप पहला यूज़ होता था, अभी बहुत कम यूज़ होता है, यूज़ ही नहीं होता है। फाइव एली टाइप को अभी हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी हम लोग साथ ही साथ बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन ऑफ 25 किलोवोल्ट ओएचई, राइट। जैसे कि हमें पता है कि 25 हमारी जो ओएचई उसमें जो वोल्टेज वो कितना है वो है 25 केवी। तो यहाँ पर ये जो 25 केवी जो वोल्टेज हमारी लाइन में फ्लो हो रहा है इसे हमें क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। तो क्या क्या प्रोटेक्शन होता है, जैसे कि ओवर करंट प्रोटेक्शन हो गया, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हो गया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने ट्रैक्शन सब स्टेशन ए कंसिडर किया, यहाँ पर ये ट्रैक्शन सब स्टेशन बी, ट्रैक्शन सब स्टेशन ए और बी। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने दो लाइन ले लिया। पहली वाली जो लाइन है कुछ इस तरीके से हमने लिया
और यहाँ पर ये वाली जो लाइन है उसको हमने कुछ इस तरीके से लिया। अब ये कौन सी लाइन है, यहाँ पर ये पहली वाली जो लाइन है इसको हमने अप लाइन कंसिडर कर लिया। ये दूसरी वाली लाइन हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हमने बेसिकली डाउन लाइन कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने न्यूट्रल सेक्शन बना दिया, यहाँ पर ये न्यूट्रल सेक्शन, राइट। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये हमने न्यूट्रल सेक्शन बना दिया, ये न्यूट्रल सेक्शन, न्यूट्रल सेक्शन। न्यूट्रल सेक्शन क्या होता है, जो न्यूट्रल सेक्शन होता है बेसिकली जैसे कि हमने बात किया था, दो सेक्शन की OHE को सेपरेट करने का काम करता है। ये एक ऐसा जोन होता है जो कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है, मैकेनिकली कनेक्टेड होता है, राइट। और न्यूट्रल सेक्शन में जो ट्रेन है वो अपने खुद के मोमेंटम से आगे प्रोसीड होती है। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, इंटरप्टर दिखाई दे रहा है। ये है ब्रीजिंग इंटरप्टर, यहाँ पर भी हमें ब्रीजिंग इंटरप्टर किस तरीके से दिखाई देता है आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, OHE के प्रोटेक्शन में हमारे पास कौन कौन सा प्रोटेक्शन है। सबसे पहला है हमारे पास ओवर करंट प्रोटेक्शन, दूसरा हमारे पास वोल्टेज प्रोटेक्शन है, तीसरा हमारे पास इम्पीडेंस प्रोटेक्शन है, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेन जो है इम्पीडेंस प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे, इम्पीडेंस प्रोटेक्शन। तो इम्पीडेंस प्रोटेक्शन, इम्पीडेंस अगर हम लोग देखें, जब भी इम्पीडेंस आ जाता है तो ऐसे केस में महू रिले आ ही जाता है पिक्चर में। तो इम्पीडेंस प्रोटेक्शन महू रिले इज़ ऑल्सो नोन एज इम्पीडेंस रिले, महू रिले जिसे इम्पीडेंस रिले भी बोला जाता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, इम्पीडेंस क्या होता है, जो इम्पीडेंस होता है इसमें हम लोग बेसिकली रेशियो कंसिडर करते हैं किसका, वोल्टेज और करंट का। तो महू रिले जिसको हम लोग इम्पीडेंस रिले भी बोलते हैं, ये बेसिकली मेजर करता है क्या, रेशियो किसका, वोल्टेज और करंट का, जिसके थ्रू जो इम्पीडेंस होता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इम्पीडेंस क्या होता है, जैसे हमने बात किया है जो रेसिस्टेंस होता है R=V/I, तो वैसी इम्पीडेंस होता है V/I हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। AC इम्पीडेंस, AC रेसिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अगर हमारी क्लियर नहीं है तो जो इम्पीडेंस होता है उसको अगर टेक्निकली देखें, मैं बेसिकली रेसिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस तीनों का क्या होता है, सम होता है। और ये एक तरीके से अपोजिशन होता है इलेक्ट्रिक AC करंट में, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो वोल्टेज जो होता है, जैसे हमने बात किया इम्पीडेंस प्रोटेक्शन में बेसिकली हम लोग महू रिले लगा के रखेंगे जिसको हम लोग इम्पीडेंस रिले भी बोलते हैं। और ये जो इम्पीडेंस रिले वो क्या करेगा, वोल्टेज और जो करंट है उसके रेशियो को क्या करेगा, कंटिन्यूसली मेजर करेगा। वोल्टेज और करंट के रेशियो में किसी भी तरीके का अगर चेंजेस आता है तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो रिले होगा वो ऑपरेट हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर को कमांड भेजेगा और जो सर्किट ब्रेकर होगा क्या करेगा, सर्किट को ट्रिप कर देगा। तो बात करते हैं आगे, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, इम्पीडेंस की वैल्यू अगर कम होती है, इम्पीडेंस वैल्यू अगर कम होती है, इम्पीडेंस की वैल्यू कम कब होती है, जब शॉर्ट सर्किट होता है। इम्पीडेंस वैल्यू जब कम होगी शॉर्ट सर्किट के केस में, तो ऐसे केस में जो महू रिले होगा वो क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजेगा और सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। इम्पीडेंस रिले ऑल्सो मेजर फेस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जो इम्पीडेंस रिले होता है बेसिकली फेस एंगल भी मेजर करता है वोल्टेज और करंट के बीच में, जो कि फेस एंगल कितना होता है, 70 डिग्री होता है। महू रिले लोकेटेड आफ्टर ओवर करंट रिले, जो महू रिले होता है ये बेसिकली ओवर करंट रिले के बाद में लगा होता है, राइट। तो ये इम्पीडेंस प्रोटेक्शन से हमने क्या समझा, मोटे मोटे तौर पर इम्पीडेंस प्रोटेक्शन में हम लोग बेसिकली महू रिले लगाते हैं, इसको हम लोग इम्पीडेंस रिले भी बोलते हैं। और ये जो इम्पीडेंस रिले होता है बेसिकली वोल्टेज और करंट के रेशियो को कंटिन्यूसली क्या कर रहा होता है, सेंस कर रहा होता है, राइट। अभी इम्पीडेंस की वैल्यू अगर कम होती है या फिर बोल सकते हैं वोल्टेज और करंट की वैल्यू अगर कम होती है, राइट, शॉर्ट सर्किट के टाइम क्या होगा, ये जो रेशियो का वोल्टेज और करंट का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो महू रिले होगा वो सिग्नल भेजेगा किसको, जो इम्पीडेंस रिले होगा बेसिकली सिग्नल भेजेगा किसको, सर्किट ब्रेकर को, और जो सर्किट ब्रेकर होगा वो क्या करेगा, सर्किट को ट्रिप कर देगा। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो वोल्टेज और जो करंट है इसका हम लोग मेजरमेंट कैसा लेते हैं, हाई वोल्टेज और हाई करंट को हम लोग कैसा मेजर करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है। पहला जो ट्रांसफार्मर है वो है बेसिकली वोल्टेज ट्रांसफार्मर, और दूसरा जो ट्रांसफार्मर है वो है करंट ट्रांसफार्मर। वोल्टेज ट्रांसफार्मर को हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो ट्रांसफार्मर है वो है करंट ट्रांसफार्मर। तो जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर है वो क्या करेगा, वोल्टेज का मेजरमेंट लेगा। मतलब जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये क्या करेगा, 25,000 वोल्टेज को क्या करेगा, स्टेप डाउन कर देगा। और वो जो स्टेप डाउन वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना होगा कि उसको हम लोग मेजर कर पाएंगे किसके थ्रू, वोल्ट मीटर के थ्रू। और कुछ इस तरीके से हम लोग वोल्टेज को मेजर कर लेंगे। और जो करंट ट्रांसफार्मर होगा वो क्या करेगा, जो करंट ट्रांसफार्मर होगा करंट को स्टेप डाउन करेगा, और स्टेप डाउन करने के बाद वो जो करंट होगा उसको हम लोग एमीटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इम्पीडेंस प्रोटेक्शन के बारे में बात किया। दूसरा हमारे पास जो प्रोटेक्शन है कौन सा प्रोटेक्शन है, ओवर करंट प्रोटेक्शन, राइट। ओवर करंट प्रोटेक्शन जैसे हमने बात किया ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन में हम लोग OCR यूज़ करते हैं, ओवर करंट रिले। जो ओवर करंट रिले कंटिन्यूसली मेजर वैल्यू ऑफ करंट, जो ओवर करंट रिले होता है वो क्या करता है, करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे क्या कर रहा होता है, कंटिन्यूसली मेजर कर रहा होता है।
करंट अगर चले जाता है ऊपर नॉर्मल करंट के कंपैरिजन में, तो ऐसे केस में जो ओवर करंट रिले वो सिग्नल भेज देता है सर्किट ब्रेकर को, और जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या हो जाता है, ट्रिप हो जाता है, राइट, ओवर करंट के टाइम। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ओवर करंट रिले ट्रैक्शन सब स्टेशन के वहाँ लगा होता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से ओवर करंट रिले यहाँ पर लगा है, ओवर करंट रिले यहाँ पर लगा है, तो कहाँ पर लगा होता है, ओवर करंट रिले लोकेटेड क्लोज टू ट्रैक्शन सब स्टेशन, जो ट्रैक्शन सब स्टेशन है वहाँ पर हमारा ओवर करंट रिले लगा होता है, राइट। तो यहाँ पर ये ट्रैक्शन सब स्टेशन के क्लोज में हमारा ओवर करंट रिले लगा होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, मेन जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मेट्रो रेलवे या फिर किसी रेलवे का अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो ऐसे केस में क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर इंटरव्यू नहीं भी देने जा रहे हो तो ऐसे सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। चीज़ें काम कैसा करती है वो तो बात की बात है, बट वो चीज़ पर्टिकुलर लगी कहाँ होती है ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओवर करंट रिले कहाँ पर लगा होता है, ट्रैक्शन सब स्टेशन के वहाँ लगा होता है। इम्पीडेंस रिले ये कहाँ पर लगा होता है, ओवर करंट रिले के बाद में लगा होता है। महू रिले, इम्पीडेंस रिले ओवर करंट रिले के बाद में लगा होता है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग देखें हमारे पास है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हम लोग अंडर वोल्टेज रिले लगाएंगे, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए ओवर वोल्टेज रिले लगाएंगे, राइट। तो अंडर वोल्टेज रिले, तो अंडर वोल्टेज क्या करेगा, अगर OHE का वोल्टेज अगर 17,000 वोल्ट से कम जाता है तो ये रिले वो वोल्टेज को सेंस कर लेगा और सिग्नल भेजेगा किसको, ब्रिज इंटरप्टर को, और ये जो ब्रिज इंटरप्टर होगा वो क्या करेगा, बेसिकली सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा, राइट। और यहाँ पर ये जो अंडर वोल्टेज रिले होता है ये बेसिकली महू रिले के बाद में लगा होता है। किसके बाद में लगा होता है, महू रिले के बाद में लगा होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रैक्शन, जैसे कि हमने बात किया जो ट्रैक्शन सब स्टेशन होता है उसके क्लोज में कौन सा रिले लगा होता है, ओवर करंट रिले होता है, राइट। कौन सा रिले होता है, ओवर करंट रिले होता है। और फिर उसके बाद जो इम्पीडेंस रिले, जो महू रिले होता है ओवर करंट रिले के बाद में लगा होता है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो अंडर वोल्टेज रिले होता है ये बेसिकली महू रिले के बाद में होता है। मतलब सबसे पहला कौन सा हमारा रिले लगा होता है, सबसे पहला ओवर करंट रिले होता है जो कि TSS के बाजू में लगा होता है। फिर उसके बाद हमारा महू रिले होता है जिसको हम लोग इम्पीडेंस रिले भी बोलते हैं। फिर सबसे लास्ट में कौन सा रिले कनेक्टेड होता है, हमारा अंडर वोल्टेज रिले, जो कि अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।